नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लाए हैं CTT 2021 के पर्यावरण और शिक्षा शास्त्र का पहला पाठ परिवार और मित्र से, फैमिली एंड फ्रेंड्स। यह अध्याय पर्यावरण शिक्षण के दृष्टिकोण से बालकों के लिए महत्वपूर्ण है और पिछले कुछ सालों में इस पाठ से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से पिछले बहुत क्वेश्चन को पूछा गया है, जो मैं आज ये चैप्टर आपको कराने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। परिवार क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा फैमुलस से हुई है, जो प्रायतः एक ऐसे समूह को प्राप्त होता है जिससे माता पिता बच्चे आदि शामिल होते हैं। साधारण शब्दों में विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है, किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ऐसे परिवार शब्द का प्रासंगिक मापदंड नहीं माना जाता है। समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी बच्चे का होना अनिवार्य होता है। साथियों, हम लोग जानते हैं परिवार का मतलब हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर हम सभी लोग एक साथ रहते हैं वही परिवार कहलाता है, जिसमें माता पिता रहते हैं, भाई बहन पति पत्नी जो भी रहते हैं वो परिवार का उदाहरण होता है। तो उसी के बारे में आज आप लोग को पढ़ना है, परिवार क्या होता है। ऐसे में किसी एक के अभाव में वो परिवार ना होगा। हम तो जानते हैं कि मान लीजिए कोई परिवार से कोई रूठ के चला जाता है तो वो परिवार का रूप नहीं रह पाता है। तो बालकों की प्रारंभिक शिक्षा परिवार से होती है। साथियों, सबसे पहले बालक से बात आरंभ करते हैं। बालकों के लिए सबसे प्रारंभिक शिक्षा परिवार ही होता है। परिवार से ही वो सब चीज़ सीखता है और परिवेश से आगे बढ़ता है। परिवार ही उसको हर तरफ मोड़ सकते हैं। मान लीजिए परिवार में अगर वो परिवार में अगर गालियाँ का माहौल है तो बच्चा धीरे धीरे गालियों को अडेप्ट कर लेता है, गालियों को सीखने लगता है। एक शिक्षाशास्त्र थे पेज, उनके अनुसार है परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। तो साथियों, हमको याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज वो बताते हैं परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह जो बच्चों को जन्म एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। तो आगे बढ़ते परिवार के कार्य। अब साथियों, परिवार के क्या क्या कार्य होते हैं इसके बारे में जानना है। देखिए, शिक्षा शास्त्री मैकावर ने क्या कहा था। मैकावर ने परिवार के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है आवश्यक और अनावश्यक। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आवश्यक और अनावश्यक। परिवार के आवश्यक कार्यों में घर के विभिन्न परिधानों को सम्मिलित किया जाता है। आवश्यक कार्य में जैसे सब चीज़ सम्मिलित किया जाता है, जबकि अनावश्यक कार्य में मनोरंजन संबंधित कार्य होते हैं। मान लीजिए परिवार में अगर मनोरंजन का साधन है तो उन्हें अनावश्यक कार्य में आ जाता है उनका, जिसे हम सेकेंड कैटेगरी में रख सकते हैं। आवश्यक कार्य में जैसे पढ़ाई लिखाई काम रोजगार आता है परिवार में। आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप तथा लैंगिक और प्रजनन के क्रियाकलाप परिवार को आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किया जाता है। तो कौन कौन आवश्यक कार्य है और कौन कौन अनावश्यक कार्य है उसके बारे में जान लेते हैं एक बार फिर से। आवश्यक कार्य में आते हैं शैक्षणिक क्रियाकलाप, लैंगिक और प्रजनन क्रियाकलाप परिवार का आवश्यक है, तथा अनावश्यक होता है मनोरंजन खेलकूद। ये सब अनावश्यक कार्य में आते हैं। पारिवारिक कार्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए क्या क्या है। तो पहला है आर्थिक, प्राकृत्यात्मक, रक्षात्मक, आनंदप्रद, धार्मिक, शैक्षणिक और क्रियाकलाप। पहला है आर्थिक। आर्थिक में हम लोग जान सकते हैं कि जब तक हम परिवार में काम रोजगार नहीं होगा तो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आर्थिक सुदृढ़ होना भी परिवार का एक बहुत ज़रूरी बन जाता है। प्रतिरक्षात्मक, मान लीजिए परिवार में सभी लोग प्रकृति से जुड़े हैं या नहीं। रक्षात्मक, रक्षा की भावना होना चाहिए परिवार में। मान लीजिए हम एक ऐसे परिवार की रचना करते हैं जहाँ पर अगर सुरक्षा ना हो तो परिवार वो नहीं बन पाता है। तो एक ऐसे सदस्य का भी होना जरूरी है जो हम लोग का रक्षा कर सकते हैं। आनंद पद, परिवार में हमेशा आनंद से ही बन सकता है। धार्मिक और शैक्षणिक क्रियाकलाप, हम जब तक हम धार्मिक और शैक्षणिक क्रियाकलाप पर ध्यान नहीं देंगे तब तक मेरा या आपका या पूरे जितने जगत के आदमी हैं उनका परिवार नहीं बन पाएगा। शैक्षणिक से ही हम लोग का विकास होता है, हम लोग समझ पाते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। परिवार की विशेषता क्या क्या होती है इसके बारे में जानना। परिवार की अनेक विशेषताएं होती है जो निम्न है। वंशानुगत संबंध, पहला है वंशानुगत। पारिवारिक सदस्यों के बीच विशिष्ट एक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को
को पर्याप्त होते हैं। जैसे वंशानुगत हम लोग सब जानते हैं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी के बच्चे के पिता को अगर बाल उड़ते हैं तो स्वाभाविक उनके बच्चों के बाल उड़ेंगे, या किसी बच्चे के पिता का हाइट थोड़ा कम है तो स्वाभाविक उनके बच्चों का हाइट भी कम हो सकते हैं। ये वंशानुगत संबंध में आते हैं। दूसरा होता है सामाजिक संस्था। सामाजिक संस्था में आते हैं परिवार समाज संस्था को मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। मान लीजिए परिवार एक समाज, हम जहाँ पर हमें सामाजिक मूल्यों को सिखाया जाता है, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। आगे चलते आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पारिवारिक सदस्य अपने सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की वित्त व्यवस्था करता है। तो मान लीजिए कि परिवार में अगर कोई परिवार का मुखिया होती है, मान लीजिए हमारे माता पिता होते हैं, तो उन लोग सभी पर ध्यान रखते हैं, किसी का कोई चीज़ घटा तो नहीं है। मान लीजिए कि हमें कॉपी कलम की ज़रूरत होती है तो कहाँ से मांगते हैं, हम अपने परिवार के मुखिया से मांग करते हैं। तो उनका दायित्व होता है कि परिवार की वित्तीय स्थिति को बेहतर किया जाए। तो आगे बढ़ते हैं। वैवाहिक अनिवार्यता। वैवाहिक ये भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही इसे मैं मार्क कर देता हूँ। वैवाहिक संबंध परिवार के वंश वृद्धि के उत्तरदायित्व। मान लीजिए वैवाहिक संबंध अगर नहीं होता है तो हम अपने परिवार का वंश वृद्धि नहीं कर सकते। तो ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है वैवाहिक के लिए। आगे है सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई। तो पर्यावरण अंग के रूप में सभी सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं, जो उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग परिवार एक तरह से पूरे परिवार है, मान लीजिए अगर कोई बाहरी ताकत हम पे आक्रमण करना चाहते हैं तो मेरा अपने परिवार का पूरा फर्ज बनता है कि हम सभी एक होकर उन ताकतों से लड़ें, उनका मुकाबला करें। परिवार का वर्गीकरण हम आपको बताते हैं कि परिवार कैसे कैसे भागों में बांटा गया है, कैसा कैसे परिवार होता है। देखिए समान रूप से परिवार के दो वर्ग होते हैं, एकल और संयुक्त। हम लोग अभी तक जानते हैं कि एकल और संयुक्त परिवार होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में कुछ अन्य वर्ग भी प्रचलित हैं जो निम्न है, जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम इसको देखते हैं एकल परिवार क्या है। एकल परिवार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग सभी जानते हैं एकल परिवार क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बार परीक्षा में, एकल परिवार के बारे में क्वेश्चन। एकल परिवार इसमें पति पत्नी तथा इनके विवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं। ऐसे परिवार की कलह की संभावना नहीं रहती तथा यह परिवार ज़्यादा सुखी पूर्वक रहते हैं। जहाँ पर मान लीजिए सदस्य ही ना हो तो कलह तो हो ही नहीं सकता है। तो इसमें एकल परिवार आते हैं, जहाँ पर हम लोग कम साधनों में भी सुखी पूर्वक रह सकते हैं। तो एक आता है, फिर अगला आता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त परिवार ये भी पूछा जाता है बार बार परीक्षा में। तो इसमें बताया गया ऐसे परिवार में माता पिता, भाई बहन, पुत्र वधू एवं उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची आदि संयुक्त रूप से घर में निवास करते हैं। इसमें आदर्श नागरिकों गुण का विकास होता है, सामाजिक सुरक्षा की भावना विकसित होती है, श्रम विभाजन की व्यापक सुधार होती है, आलस का अभाव रहता है। मान लीजिए जहाँ पे संयुक्त परिवार होता है वहाँ आदर्श नागरिक गुण होता है, उसमें ना ही उस परिवार में ना ही कोई आलसीपन हो पाता है, ना ही उसमें कहीं कोई परिवार के सदस्यों में डर का भावना रहता है। क्योंकि हम लोग सभी जब चाचा चाची दादा दादी एक रहेंगे तो बाहरी ताकत भी हम पे आक्रमण करने से भी पहले एक बार सोचेगा। तो आलस का भाव भी नहीं रहता इस संयुक्त परिवार में। भारतीय सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवार की जीवन का आधार। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार को ही सबसे उत्तम परिवार माना गया है। तो जीवन का आधार को मान लीजिए कोई पूछेगा जीवन का आधार कौन सा परिवार आता है, तो आप याद रखिएगा संयुक्त परिवार। जीवन का आधार माता है संयुक्त परिवार। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। परिवार के अन्य प्रकार निम्न। एक होता है मातृ स्थान परिवार। इसमें विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। मान लीजिए कोई पुरुष का शादी हो जाता है, वो अपने ससुराल में बस जाते हैं, तो वही कहलाते हैं मातृ स्थान परिवार, जिसमें पुरुष अपने घर को छोड़कर अपने स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। फिर दूसरा आता है वैवाहिक परिवार, जिसको कहते हैं एकल परिवार। वैवाहिक परिवार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। या एकल परिवार का ही रूप है। इसे संतान बढ़ाने वाला परिवार भी कहा जाता है। यह वह परिवार है जो एक के बाद एक विवाह के बाद बनता है। वैवाहिक परिवार को आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं साथियों। परिवार का महत्व क्या क्या होता है, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार के महत्व मैं चलिए पढ़ देता हूँ। परिवार के महत्व को हमने निम्न रूप से देख सकते हैं। पहला होता है परिवार ही प्रासंगिक स्थान है
जहाँ से प्रथम बालक का सामाजिकरण होता है। मान लीजिए परिवार से ही बालक का सामाजिकरण, तो परिवार से ही सबसे पहले वो बोलना सीखता है, चलना सीखता है। परिवार के बड़े लोगों का जैसा आचरण होता है वैसा ही बच्चा अडॉप्ट कर लेता है। मान लीजिए अगर बड़े लोग अगर गाली देते हैं तो बच्चा भी धीरे धीरे गाली सीखना स्टार्ट कर देता है। अगर मान लीजिए बड़े लोग अगर आदर्शवादी हैं तो बच्चे में वह गुण स्वतः ही आ जाता है, वो भी बच्चे भी अपने बड़ों जैसा आचरण करना शुरू कर देता है। आगे है, बालक की परिवार की सामाजिक स्थिति भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। मान लीजिए हमारे परिवार की सामाजिक स्थिति सही नहीं है, अगर किसी का आचरण सही नहीं, किसी के समाज में बैठने या गाली गलौज का माहौल, या उसके हमारे या बच्चे के परिवार के सदस्य के समाज में उतना मान सम्मान नहीं है, तो धीरे धीरे बच्चा भी वो समाज मान सम्मान नहीं दे पाता है, उनको उनके पूर्वजों से तोड़ने लगता है। तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दें और सही संस्कार दें। बालक के स्वाभाविक विकास में वातावरण के तत्व सहायक होते हैं। बालक को सही बात अपने उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उसके परिवार की होती है। मान लीजिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परिवार। अगर बालक मान लीजिए अगर गाली गलौज सीख लेता है अगर बाहर से भी, तो परिवार के सदस्य के इसमें भूमिका बनती है या उसे अच्छे संस्कार दें, या उसके गाली वाले स्वभाव को वहाँ से हटा के एक अच्छे संस्कार उसमें भरें, जिससे बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास भी बनता रहेगा। फिर आगे है, बालक की नियमित दिनचर्या का प्रभाव उसके शारीरिक विकास पर पड़ता है। उसे नियमित करने की जिम्मेदारी भी परिवार का ही होती है। मान लीजिए अगर बालक में दिनचर्या सही नहीं है तो उसका भी जिम्मेदार परिवार पर ही बनता है। मान लीजिए अगर बच्चा आलसीपन बनते जा रहा है तो सबसे पहले हम परिवार के सदस्यों की भूमिका होती है कि उसके आलसीपन को हम छुड़ाएं। अगर बालक देर सोता है तो उसके देर सोने और देर जगने का कारण का पता लगाएं। आगे है, बालक के उचित शारीरिक विकास में परिवार को प्राप्त एवं प्रेम सुरक्षा भावना का भी योगदान होता है। मान लीजिए अगर परिवार के सदस्यों में आपसी संबंध सही नहीं है या आपसी प्रेम नहीं है तो बालक धीरे धीरे चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो भी कोई भी बात पर धीरे गुस्सा करने लगता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है हम अपने बालकों के सामने आपसी प्रेम बनाए रखना होगा। आगे है, अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवार में बालकों को पौष्टिक भोजन सहित शिक्षा का वातावरण, खेल एवं मनोरंजन का अवसर आदि उपलब्ध होता है। ये तो सही है। तो मान लीजिए अगर हमारे घर में हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो इसका प्रभाव सीधे बच्चों पे पड़ता है, उसका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। मान लीजिए अगर हम लोग को सही से ऊर्जा नहीं मिल पाता, सही कैलोरी का खाना नहीं मिल पाता है, तो बच्चे को बचपन से ही या शुरू से ही कुपोषण का शिकार हो जाता है, जिससे उसका मानसिक विकास सही से नहीं हो पाता है। ये भी सबसे ज़रूरी है कि हम परिवार में का आर्थिक स्थिति भी सही होना चाहिए, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास सही से हो सकता है। आगे है, माता पिता की शिक्षा का भी बालक के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर होगा बालक, सॉरी यहाँ पर करेक्शन कर लेते हैं, बालक नहीं होगा बालक। तो माता पिता की शिक्षा काफ़ी बालक के मानसिक विकास पर पड़ता है। मान लीजिए अगर माता पिता किसी का मूर्ख है या निरा बुद्धि है तो धीरे धीरे बच्चा भी का भी दिमाग उसी तरफ ढल जाता है। कभी कभार ऐसा होता है, ज़्यादातर नहीं हो पाता है, कि मान लीजिए अगर किसी का माता पिता किसी बच्चे का माता पिता अगर अशिक्षित हैं तो ऐसा नहीं कि उनके बच्चा अशिक्षित रह जाएंगे, लेकिन कभी कभी यहाँ देखा भी जाता है जिनके माता पिता मंदबुद्धि हैं तो धीरे धीरे मंदबुद्धि का प्रभाव उनके बच्चे पे भी आ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, मित्रता के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हम सभी लोग कोई न कोई मित्र होता है, चलिए इसी के बारे में जानते हैं। देखिए, बालक कार्यों में उसका सहयोग करने वाला अथवा उसके साथ खेलने वाला बालक उसका मित्र कहलाता है। उसका बालक के साथ अच्छा संबंध होता है। मान लीजिए कोई भी बालक किसी व्यक्ति से या किसी लड़के के साथ खेलता है, अगर उसका मन लगा रहता है उसी में, तो वही उसका मित्र कहलाता है। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो हम रिश्तों की भांति नहीं थोपा जा सकता है। अपनी सुविधा और रुचि के अनुसार देख परख कर मित्र चुनने की स्वतंत्रता होती है। यह एक ऐसा बंधन है जो लोगों के मन को जोड़ता है। हम तो सभी जानते हैं मित्रता एक ऐसा बंधन है जो मन को जोड़ता है। मित्रता या मित्र को हम किसी पे थोप नहीं सकते, तभी मित्र नहीं बन पाता है। मित्रता तो मन से होती है। मित्रता का वर्गीकरण क्या क्या होता है उसके बारे में, उपयुक्तता की मित्रता। इस प्रकार की मित्रता में मित्र वही होता है जिसकी मित्रता में अपना हित दिखाई देता है। मान लीजिए हम लोग आज का समाज में ऐसा ही मित्र तो बहुत आपको मिलेगा जो आपके सुख में साथ रहेगा लेकिन दुख आने पर भाग जाता है, तो वही वो मित्र कहलाता है उपयुक्तता की मित्रता। जब आपका दिखतापन उसका अगर हित दिखाए आप में दिख रहा है तभी आपसे वो मित्रता करेगा।
अगर मान लीजिए आपका वो अपना अगर हित निकाल लें तो मित्रता आपसे छोड़ देगा। फिर आगे है आनंद की मित्रता। इस प्रकार की मित्रता में मित्रों के बीच आपसी हित को लेकर सहमति होती है एवं जो अब अपने आपसी खुशी मित्रों के बीच बांटते हैं। आनंद की मित्रता होता है कि हम सब जो एक मित्र की खुशी आता है तो सभी मित्रों में बांटता है, वही आनंद। इसमें एक मित्र खुश होता है तो उसके खुशी से सभी मित्र खुशीपूर्वक रहते हैं। अच्छी मित्रता। इस प्रकार की मित्रता में दो मित्रों के बीच आपसी सम्मान का भाव होता है और वह एक दूसरे के साथ आनंद रहता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आजकल यही मित्रता अच्छी मित्रता माना जाता है, जिसमें मित्रता के दो मित्रों के बीच सम्मान। अगर मान लीजिए कोई मित्र में अगर हम एक मित्र को दूसरे मित्र को सम्मान नहीं देंगे तभी वो मित्रता नहीं बन पाता है। इसलिए मित्रता में सबसे ज़रूरी है कि आपसी सम्मान का भावना होना चाहिए। संबंध। संबंध के बारे में बताते हैं। संबंध वह बुनियाद होती है जिसमें दो अथवा दो से अधिक लोग खून या विवाह और भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बालक परिवार में सदस्यों से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में आदर्श मूल्य रीति रिवाज एवं विश्वास से धीरे धीरे आधे नहीं होगा यहाँ पे विश्वास से धीरे धीरे सीखता है। मान लीजिए संबंध उसी कहते हैं जहाँ पर बालक या दोस्तों या बालक या दूसरे बालकों से या पति पत्नी से या भाई के बहनों से जो संबंध होता है उसी कहा जाता है। या तो ये प्रत्यक्ष होता है या परोक्ष रूप से जुड़े होते हैं किसी न किसी रीति रिवाज से। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है ऐसे ऐसे वह अपने माता पिता भाई बहन तथा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आते हैं। तो सभी जानते हैं कि माता पिता भाई बहन तथा परिवार के अन्य सदस्यों के रूप में वो अपने संबंधों को खोज लेता है। धीरे धीरे वो अपने आप को पहचानता है, अपने पारिवारिक सदस्यों को पहचानने लगता है। तो उसके बाद है कार्य एवं खेल के बारे में बताने जा रहा हूँ। कार्य की जिम्मेदारी वयस्कों की होती है तो वहीं खेल कूद बच्चों के होती है। मान लीजिए कार्य की जिम्मेदारी वयस्क होते हैं, अगर मान लीजिए कार्य वयस्क करते हैं तो खेल कौन कर सकता है, तो खेल बच्चे खेल सकते हैं जहाँ उनके परिवार के सदस्य को सहयोग प्राप्त होता है। जहाँ पर अगर बच्चे अगर मान लीजिए खेलते हैं तो उनको परिवार को वहाँ पर सहयोग का सदस्य अपने परिवार के सदस्यों का सहयोग भी मिलना चाहिए। बाल्यावस्था से बालकों में रचनात्मक प्रवृत्तियाँ विकसित होने लगती हैं। रचनात्मक खेल खेलने से बच्चों को कुछ नया करने की कल्पना शक्ति मिलती है। बच्चों को खेल खेल में ही बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। जैसे हम आपको बताने जा रहा हूँ, खेल कूद से बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, इसलिए इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए हमारे या आपके बच्चे अगर खेलने के लिए मांग करते हैं तो उससे हम खेलने के लिए मना नहीं कर सकते। इससे बच्चे के ही फायदे हैं। पहला है यह बच्चों के शारीरिक सामाजिक एवं ज्ञानात्मक क्षमता के विकास में सहायक होता है और इससे बच्चों में स्फूर्ति बने रहते हैं और साथ ही नियमित रूप से विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। अगर बच्चे शारीरिक एवं विकास में सहायक होता है खेल, इससे बच्चे में ऊर्जावान बच्चे बने रहते हैं और तथा उनमें नियमित रूप से उनका मानसिक और शारीरिक विकास होते रहता है। दूसरा है इससे शरीर के मांसपेशियां एवं हड्डियां मजबूत होती है, रक्त का संचार सुचारू रूप से चलता है, पाचन क्रिया सुदृढ़ होती है। खेल से शरीर का भी फायदे होते हैं। क्या क्या फ़ायदा है, तो मांसपेशियां की हड्डियां मजबूत होती हैं और हमारे खून का सुचारू रूप से संचार होने लगता है। तीसरा है खेल कूद के दौरान शारीरिक अंग के सक्रिय होने के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मान लीजिए खेल कूद से ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है खेल कूद से। तो साथियों आज का यही चैप्टर समाप्त होता है। पहला पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में कर सकते हैं और आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ जिसे आप करके और हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं फिर से इसका आंसर डाल दूँगा। परिवार क्या है, मैं एक क्वेश्चन बोल देता हूँ। एक समूह है, एक समुदाय, एक सामाजिक, एक या संस्था, एक भीड़। इसके बारे में दूसरा है सामाजिक जीवन प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है, परिवार, गाँव, विद्यालय में कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन है परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या है, पालन पोषण, भोजन, शारीरिक सुरक्षा, यह सभी। और एकल परिवार के तीव्र प्रचलन की क्या उत्तर है, महंगाई, जैसे कलह संभावना या उपयुक्त कमी, या यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर उपयुक्त सभी। ए, पी, सी और डी यहाँ पर आपको मारना है। और लास्ट क्वेश्चन है यहीं पे समाप्त होता है। तो आपको ये क्वेश्चन बनाना है और मैं अगले वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर दे दूँगा। तब तक के लिए